नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की पर्यावरण की महामैराथन क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पर्यावरण के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम जितने भी हैं ना दोस्तों, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस हैं ना, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जैसे कि दोस्तों एनवायरनमेंट की क्लासेस, मनोविज्ञान की क्लासेस, संस्कृत पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी, तो दोस्तों इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों ऊपर आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग इन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप लोगों को ये जो क्लास है ना, इसका और साथ ही में जो पिछली क्लासेस हैं, नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों कॉपी पेन उठाइएगा और नोट करते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, यदि आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेंगे। यदि आप इनको अच्छे से नोट कर लेंगे तो बाद में आपको रिवीजन करने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है, यह कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में है। इसका राइट आंसर नागपुर है। याद रखना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पर हुआ था? इसको नोट कीजिएगा और आईएमपी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सीटेट में एक बार नहीं बल्कि दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, यह कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये जो है ना, यह ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी जेनेरो, वहाँ पर ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ना, हुआ था। तो दोस्तों ये कब हुआ था? सन 1992 में हुआ था, आपको याद रखना है। और इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यदि दोस्तों आपसे इस प्रकार न पूछा जाए कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इस प्रकार से पूछ सकता है कि जो रियो सम्मेलन है वह कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो याद रखना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन रियो डी जेनेरो, जो कि दोस्तों ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर हुआ था। और कब हुआ था? सन 1992 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है ना दोस्तों, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेना, गैसों, ठीक है ना। यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? जो हमारी पृथ्वी है, इसके जो चारों ओर दोस्तों जो गैसों का समूह है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारी पृथ्वी की ओर कई प्रकार की गैसेस हैं, तो उन सभी के समूह को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शुष्क हवा है या हमारा जो वायुमंडल है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78% है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद यदि हम बात करें तो दोस्तों 20.9% जो है ना, सेकंड नंबर पर हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन है। कौन सी है दोस्तों? ऑक्सीजन है, आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनकी परसेंटेज पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो जो ऑक्सीजन है, यदि 21% भी दे दिया जाता है ना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग यदि आपको एग्जैक्ट बताएं, तो जो ऑक्सीजन है ना हमारे वायुमंडल में 20.9% है। इसके बाद हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये 0.03% हमारे वायुमंडल में है। इसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पर CO2 तो हो गया है। अब बात करें दोस्तों ऑर्गन की, तो 0.93% जो है ना, ऑर्गन जो है ना हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? तो दोस्तों हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जैसा कि अभी हम लोग देख ही चुके हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। उसके बाद हम बात करें 20.9%, एग्जैक्ट बात कर रहे हैं, तो कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन है। उसके बाद दोस्तों 0.03% CO2 और 0.93% ऑर्गन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? हमारी पृथ्वी पर दोस्तों यहाँ पर जितनी भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यदि ये समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो देखिएगा दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं जो कि विभिन्न प्रकार के हैं, यदि ये सभी के सभी समाप्त हो जाए तो जो ऑक्सीजन है ना, इसकी कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं ना, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी।
अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी। लेकिन दोस्तों यदि ये समाप्त हो जाती हैं तो दोस्तों वह कौन सी गैस है जो जिसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यूएनपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है, और नैरोबी दोस्तों केन्या जो देश है ना उसका एक शहर है, आपको याद रखना है। हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन के माध्यम से उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना कीजिएगा। अपक्षय का विचार संबंधित है दोस्तों, जो आप लोगों ने अपक्षय का नाम तो सुना ही होगा कि अपक्षय वगैरह, ठीक है ना। तो यह विचार किससे संबंधित है? तो यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। दोस्तों जो बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं ना उनको सूक्ष्म में जो छोटे छोटे कण रहते हैं उनमें विभक्त करती है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको अपक्षय बोला जाता है ना, आपको याद रखना है क्या अपक्षय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों जेनेवा, या यूँ कहें कि दोस्तों जेनेवा है ना, स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। जेनेवा जो है ना स्विट्जरलैंड का एक शहर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, जो कि दोस्तों यदि मैं गलत नहीं हूँ तो नीदरलैंड जो है ना उसकी राजधानी है या वहाँ का एक शहर है। तो दोस्तों देखिएगा जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। देखिएगा दोस्तों जो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं उन उत्पादों को एक जो चिन्ह है ना वह प्रदान किया जाता है, जिसको इको मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इको मार्क कहा जाता है। आपको याद रखना है जो इको मार्क है यह उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। तो दोस्तों हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा ना बिल्कुल वैसा का वैसा, बस यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है कि पर्यावरण के अनुकूल मतलब कि पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। तो कौन सा? इको मार्क, जो पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को कोई हानि मतलब हानिकारक हानि नहीं पहुंचाता है, तो उसके लिए दोस्तों उन उत्पादों को इको मार्क जो चिन्ह है ना वह प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणी कृषि का अर्थ क्या है? दोस्तों जो धारणी कृषि है इसका क्या अर्थ होता है आप जरूर से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमि इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षण बनी रहे। मतलब कि यहाँ पर धारणी कृषि का अर्थ यह है कि भूमि का इस प्रकार से प्रयोग करें किसान कि उसकी जो गुणवत्ता है वह अक्षण बनी रहे, मतलब कि उसकी गुणवत्ता में बिल्कुल भी कमी ना आए, वह बंजर ना हो। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, जो प्रेजेंट टाइम पर कृषि में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रासायनिक जो खाद्य पदार्थ हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि दोस्तों जो पृथ्वी की जो मतलब भूमि है ना वह धीरे धीरे करके दोस्तों बंजर होती जा रही है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो दोस्तों बताइएगा वह कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जो कि पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हम बात करें जो धारणी कृषि का अर्थ है, जो किसान है ना वह क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ है ना, खाद्य पदार्थ वगैरह उनका प्रयोग करते हैं, तो इससे जो भूमि है ना वह बंजर होती जा रही है। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पर जो कि जैसे कि दोस्तों वर्मी कंपोस्ट वगैरह खाद वगैरह उनका प्रयोग करें तो भूमि जो है ना उसको कोई भी हानि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो दोस्तों सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 71% पर क्या है दोस्तों, जल है, पानी है, महासागर, ठीक है ना। तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो सामुद्रिक है या महासागर है यह विश्व का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा स्थायी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों जो भारत है अपने भारत देश में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे प्रमुख कारण है वन उन्मूलन, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो वन वगैरह है ना उनकी कटाई कर दी जाती है, तो जो कि दोस्तों भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का जनक की बात हो रही है तो अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। किसको दोस्तों? अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी का जनक
कहा जाता है। गाइज आज की इस क्लास में हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पर बन सकते हैं ना, उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पर 100 प्लस दोस्तों उनसे रिलेटेड लगभग हम 200 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों यदि आप इस क्लास को कंप्लीट देखते हैं तो आपके 15 में से लगभग दोस्तों 12 से 13 या यूं कहें दोस्तों यहाँ पर 12 से 13 या 14 से 15 मतलब कि दोस्तों कंप्लीट नंबर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की आपको आगे भी मैराथन क्लासेस मिलती रहेंगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए एक क्षेत्र ये है, कई प्रकार के जीव जंतु हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक क्षेत्र ये है, इसमें भी कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं। तो इनके दोस्तों जो बीच का जो क्षेत्र कहलाता है ना, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जैव विविधता होती है, तो उसको इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको इकोटोन कहा जाता है। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है। अभी हम लोगों ने देखा पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, एक बार उस क्वेश्चन को और देख लें, क्योंकि दोस्तों नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्नेस्ट हैकेल को कहा जाता है। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कैसे कहा जाता है। यहाँ पर पारिस्थितिकी के बाद तंत्र भी लग गया है, तो एजी टंसले या ट्रांसले को पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10% या 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दोस्तों लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था, या लैंडमैन वगैरह जो भी इनका नाम है। तो आपको याद रखना है 10% या 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो लिंडमैन ने, या इनको दोस्तों लैंडमैन इनने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम किस ब्रिटिश पर्यावरणविद ने दी थी। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश की बात हो रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम किस ब्रिटिश पर्यावरणविद ने दी थी, तो वालेस ब्रोकर ने जो है ना इसकी संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा? ग्लोबल वार्मिंग की। आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग है क्या, तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये बादल हैं, ठीक है ना, क्या है? बादल हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की चारों ओर दोस्तों एक लेयर होती है। क्या होती है? लेयर होती है। और ये सूर्य है, ठीक है ना दोस्तों। सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो पराबैंगनी किरणें रहती हैं, वह हमारे सीधे दोस्तों वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं और छोटी होती हैं। जब सूर्य की जो किरणें रहती हैं पृथ्वी पर आती हैं, तो मान लीजिए दोस्तों ये पृथ्वी पर आई और पृथ्वी से टकरा कर, ठीक है ना, ये वापस वायुमंडल में दोस्तों मतलब जाती हैं, वापस अंतरिक्ष में। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों जाती हैं। तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद क्या रहता है दोस्तों, ये थोड़ी मोटी हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद ये पृथ्वी की वायुमंडल से दोस्तों जो टकरा कर, सतह से टकरा कर ऊपर जाती हैं। तो ये दोस्तों गैसों का जो समूह है, यहाँ पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों वह जो किरणें रहती हैं ना, वह बाहर नहीं निकल पाती हैं इस लेयर से। तो इस वजह से दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी दोस्तों आपको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बिल्कुल दोस्तों आपको इंडिविजुअल क्लास मिल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर हमारे चैनल को यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों डेली के डेली यहाँ पर क्लासेस को ज़रूर से देखें। आगे देखेंगे, पौधे प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो दोस्तों पेड़ पौधे रहते हैं वह प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो उस चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। मैं आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी बता चुका हूं और हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है। तो यदि हम बात करें सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र की, तो सागर या महासागर जो है ना, वह पृथ्वी पर दोस्तों सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं। देखिएगा जो पौधे रहते हैं ना, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको देखिएगा स्वपोषी या ऑटोप्राप्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको स्वपोषी कहा जाता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये जो सभी के सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये सभी के सभी आने वाले सीटेट और साथ ही में जितने भी टेट एग्जाम्स हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, एमपी टेट वगैरह हो गया, बी टेट हो गया,
और रीट वगैरह। तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीट वगैरह। आगे देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 10% का नियम किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, ठीक है ना। तो किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। तो दोस्तों ये 10% का जो नियम है ना, ये होता किस प्रकार का है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उत्पादक कौन होते हैं, तो हम यदि उत्पादक की बात करें एक पारिस्थितिक तंत्र में, तो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, पौधे होते हैं। उसके बाद दोस्तों उन पेड़ पौधों को कौन खाता है, तो मान लीजिए हिरण खाती है, बकरी खाती है ना। तो हिरण खाती है, तो इनका जो 10% जो ऊर्जा है ना वह इसके पास चली जाएगी, ठीक है। फिर हिरण को कौन खाता है, दोस्तों शेर खा लेता है। तो दोस्तों 10% की हिरण से ऊर्जा किसके पास पहुंच जाएगी, तो ये शेर के पास पहुंच जाएगी। तो इसी को दोस्तों 10% का नियम कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त किसको है, तो वह सर्वाहारी को है, ठीक है ना। किसको है, सर्वाहारी को प्राप्त है, आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। दोस्तों जो लवणीय मृदा रहती है उसमें उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो उसमें उगने वाले जो पौधे रहते हैं ना उनको हेलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको हेलोफाइट कहा जाता है। जो लवणीय मृदा रहती है उसमें उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात की जो लवणीय मृदा है उसमें उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है। और मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। आपको याद रखना है ये दोनों के दोनों क्वेश्चन को, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। यदि हम बात करें भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की, तो यह सन 1972 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1972 में लागू हुआ था। और सर तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और सन 1972 में ही एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, स्वीडन में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ पर है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोस्तों स्वीडन में है, और स्वीडन में ही स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। जिसके बाद दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाने लगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप याद रखें और नोट करते जाइएगा। आगे देखना, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। एक बात और यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने बात की भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। अब बात हो रही है भारत में वन संरक्षण, जो वन है ना उनके संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। तो भारत में कब लागू किया गया था, तो वह सन 1980 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों, सन 1980 में लागू किया गया था। आगे देखेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। अब बात हो रही है भारत में पर्यावरण संरक्षण की, तो भारत में पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है ना, यह सन 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, सन 1986 में लागू किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ना, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है। दोस्तों जो मोटर कार रहते हैं, व्हीकल्स रहते हैं और सिगरेट वगैरह है, इनसे निकलने वाली जो रंगहीन गैस रहती है वह कौन सी होती है, तो दोस्तों वह कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहती है ना दोस्तों, वह व्हीकल्स वगैरह, मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली एक रंगहीन गैस है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये वाला भी हो चुका है, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक कार्य कौन करता है। दोस्तों देखिएगा, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है, तो लाइकेन जो पौधा रहता है, ठीक है, जो लाइकेन रहता है ना वह करता है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है, मतलब लाइकेन करता है। वायु जो प्रदूषण होता है ना उसकी सूचना दोस्तों लाइकेन जो पौधा है ना उसके माध्यम से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों जो घड़ियाल है इसकी संख्या भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में है, आप जरूर से बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतरकनिका, उड़ीसा, ठीक है ना। जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है ना, इसमें दोस्तों घड़ियाल की संख्या सर्वाधिक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बात हो रही है विश्व की, तो दोस्तों देखिएगा विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है ना वह नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। बात हो रही है विश्व की, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर अभी भारत की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में किसको माना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। विश्व में हरित क्रांति का जनक दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, आपको याद रखना है।
अब बात करें दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। भारत में यदि हम बात करें हरित क्रांति के जनक की तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दिवसों से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। दोस्तों हम लोगों ने दिवसों से रिलेटेड एक अलग से जो क्लासेस है ना उसको कंप्लीट कर रखा है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जरूर से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से संबंधित हैं। दोस्तों जो सुंदरलाल बहुगुणा है और चंडी प्रसाद भट्ट हैं वह किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। अब बात चिपको आंदोलन की हुई है तो यह किस राज्य से संबंधित है, यह भी बात आ जाती है। तो यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। शॉर्ट में लिखते जा रहा आप समझ जाइएगा। तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन है ना यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो रविंद्र कुमार सिन्हा को भारत का डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, किसको? रविंद्र कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइएगा भारत में वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो केवला देवी घाना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना वह भारत में दोस्तों पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? चेन्नई में उपस्थित है। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के प्रश्न पर दर्शाया जाता है। मतलब कि दोस्तों जो पृष्ठ रहता है ना किस पृष्ठ पर दर्शाया जाता है वह कौन से कलर का होता है। तो जो रेड डाटा बुक है दोस्तों जिसमें दोस्तों जो विलुप्त हो रहे जीव है ना उनको रखा जाता है अलग अलग कलर के पेजेस पे। तो जो संकटपन्न जीव रहते हैं ना उनको किस मतलब पेज पर यहाँ पर पृष्ठ पर दर्शाया जाता है। तो उनको दोस्तों गुलाबी पेज पर यहाँ पर दर्शाया जाता है। और दोस्तों यदि कुछ जो संकटपन्न जीव हैं यदि वे अपनी दोस्तों मतलब की संख्या में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि कर लेते हैं तो उनको जो ग्रीन पेज रहता है ना उस पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी जिसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए। तो यह होना चाहिए 4%। कितना होना चाहिए? 4% होना चाहिए। 4% बीओडी को यहाँ पर होना चाहिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है। तो दोस्तों यदि हम ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो इसको डेसिबल के माध्यम से मापा जाता है। किसके माध्यम से? डेसिबल के माध्यम से मापा जाता है। इटाई रोग किसके कारण होता है। दोस्तों जो इटाई रोग है ना यह कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है इटाई रोग? कैडमियम के कारण होता है, याद रखना। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया। जो भारत सरकार है दोस्तों उसने जैव विविधता जो अधिनियम है ना यह सन 2002 में पारित किया था। कब किया था? सन 2002 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक घोषित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दिवस जो दशक है ना दोस्तों वह कब घोषित किया था। सन 2011 से लेकर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक घोषित किया था। आपको याद रखना, नोट करते जाइएगा और IMP लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगे भी वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, या यूं कहें विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस है ना वह कब मनाया जाता है। तो जरूर से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। जो धान के खेत हैं आप लोगों ने देखे ही होंगे दोस्तों सामान्य तौर पर, तो उन खेतों में मीथेन जो गैस रहती है ना वह उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कई परियोजनाएं हैं, इसकी दोस्तों भी आपको बिल्कुल इंडिविजुअल जो क्लासेस है ना वह मिलती जाएंगी। बस दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना
उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल बटन पर भी सेट कर ले। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? तो ये सन 1992 1992 में दोस्तों हाथी परियोजना, या यूं कहें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट वगैरह जो है ना वह शुरू हुआ था। अब आगे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं ये सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरण ऊर्जा या फिर अनवीनीकरण ऊर्जा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है ना, इसको गैर परंपरागत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर परंपरागत भी कहा जाता है। दोस्तों शॉर्ट में लिखते जाते हैं, आप याद रख लेना इनको। तो इनको गैर परंपरागत भी कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों नवीनीकरण ऊर्जा की, तो ये जो वह ऊर्जा रहती है जो दोस्तों एक बार नष्ट होने के बाद इनका पुनः उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अनवीनीकरण की बात करें तो इसको यहाँ पर हम बात करें तो इसको परंपरागत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परंपरागत भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये अनवीनीकरण ऊर्जा कुछ इस प्रकार की ऊर्जा होती है कि यदि यह एक बार नष्ट हो जाते हैं तो इनका उत्पादन करने में काफ़ी ज़्यादा वर्षों लग जाते हैं, अरबों खरबों साल लग जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है ना, कोयला वगैरह हो गया। तो ये सभी के सभी दोस्तों कैसे हैं? ये सभी के सभी अनवीनीकरण स्रोत हैं। और हम नवीनीकरण के स्रोत की बात करें तो पवन ऊर्जा वगैरह हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो यह एक नवीनीकरण ऊर्जा है। आई होप आपको यहाँ पर दोस्तों नवीनीकरण, गैर परंपरागत, अनवीनीकरण, परंपरागत जो संसाधन है ना उनके बारे में भी समझ में आ गया हो, क्योंकि बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? अभी हमारे भारत में कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 24.16%, ठीक है ना, 24.16% वन क्षेत्र हमारे यहाँ पर दोस्तों भारत में उपस्थित है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारी वन नीति है उसमें 33%, कितना? 33% वनों को करने का लक्ष्य रखा गया है, याद रखना। लेकिन अभी भारत में दोस्तों 24.16% ही वन है। आगे देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या वित्तीय प्रदूषक? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि दोस्तों मोटर कार हो गए, ठीक है ना, सिगरेट वगैरह हो गए, व्हीकल्स वगैरह हो गए, तो दोस्तों यहाँ पर ये उसमें से जो है ना यह निकलती है, इन सभी में से यह निकलती है। तो यह प्राथमिक प्रदूषक है। किस प्रकार का प्रदूषक है दोस्तों? यह प्राथमिक प्रदूषक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? हम लोगों ने बात की थी दोस्तों यहाँ पर हाथी परियोजना की। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी परियोजना की दोस्तों? बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट वगैरह तो सन 1992 में थी। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है सन 1973, कब? 1900 यहाँ पर 73 में लागू की गई थी या इसकी शुरुआत हुई थी। जैवमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जैवमंडल के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है जिसको शीत रेगिस्तान कहा जाता है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम बताइए। अब देखिए हॉटस्पॉट होता क्या है? तो दोस्तों देखिएगा हॉटस्पॉट जो है ना मतलब कि उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। तो भारत के प्रमुख हॉटस्पॉटों के यदि हम नाम देखें तो पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय जो कि पूरी तरह से भारत में है, और एक और है दोस्तों जो कि बर्मा मतलब कि प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों म्यांमार के नाम से जाना जाता है देश। तो दोस्तों यहाँ पर सुंडा लैंड, ठीक है ना, कौन सा दोस्तों? सुंडा जो लैंड है ना यह भी एक हॉटस्पॉट है जो कि दोस्तों भारत और यहाँ पर यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जो म्यांमार है ना वहाँ पर फैला हुआ है। तो भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट की बात हो रही है सिर्फ भारत की, तो पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24D क्या है? तो दोस्तों 24D क्या है? तो यह खरपतवार नाशी है। क्या है? यह खरपतवार नाशी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमेलिन क्या है? तो दोस्तों जो ह्यूमेलिन है ना यह एक मानव जनित प्रदूषण है, मतलब मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला प्रदूषण है। क्या? ह्यूमेलिन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस डिबरी से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों जो स्पेस डिबरी है इससे आप क्या समझते हैं? तो अंतरिक्ष में जो कूड़ा करकट है ना उसको दोस्तों स्पेस डिबरी के नाम से जाना जाता है। तो स्पेस डिबरी से दोस्तों हम क्या समझते हैं? अंतरिक्ष में कूड़ा करकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों काफ़ी इजी है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जो लास्ट मंथ है उसमें निकला है 16 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलिए हम ही बता देते हैं, सन 1987 में हुआ था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो जैव विविधता दिवस है ना ये 22 मई को मनाया जाता है। और अभी दोस्तों जैव विविधता दिवस की जो मतलब कि दशक की बात करें तो 2011 से लेकर
2020 तक माना गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो जल दिवस है ना, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। अब एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 22 मार्च, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 22 मार्च कौन सा दिवस है? आपको दिख रहा है जल दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल की बात करें तो कौन सा दिवस आ जाएगा 22 अप्रैल को? 22 अप्रैल को हम दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? जस्ट एक मंथ बाद जल दिवस के। उसके बाद 22 मई को, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, कौन सा दिवस रहता है दोस्तों? जैव विविधता दिवस रहता है। आपको याद रखना है 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था? तो दोस्तों डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना या बादलों का फटना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? तो दोस्तों ये सभी किस में होता है? क्षौमंडल में होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर मौसम में जितनी भी घटनाएं रहती हैं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना, तो ये किस मंडल में होता है? तो ये क्षौमंडल में होता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो वायुयान वगैरह रहते हैं, क्या रहते हैं? वायुयान वगैरह, तो ये किस मंडल में उड़ते हैं? तो दोस्तों यह उड़ते हैं समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो मौसम रहता है ना, वह साफ रहता है, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं रहती हैं। आगे देखेंगे, रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? तो रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना आयन मंडल से संबंधित है। किस मंडल से संबंधित है? आयन मंडल से संबंधित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो फिर फूलों की घाटी है ना दोस्तों, तो यह कहाँ पर है दोस्तों? यह उत्तराखंड चमोली में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर, तो फूलों की घाटी दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में चमोली में स्थित है। ठीक है ना, वैली ऑफ फ्लावर। वन विकास विषय है, वन विकास किसका विषय है? राज्य या केंद्र या समवर्ती सूची का? तो जो वन विकास है ना, यह समवर्ती सूची का विषय है। आपको याद रखना, ये पूछा जा चुका है पहले। उत्परिवर्तन के जनक कौन है? दोस्तों उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो डार्विन को उत्परिवर्तन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? उत्परिवर्तन के जनक डार्विन को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों नोट कीजिएगा। आगे देखेंगे, वायु प्रदूषण से संबंधित कानून कब बनाया गया? यदि हम बात करें वायु प्रदूषण से संबंधित कानून की, तो सन 1981 को बनाया गया था। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट के द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों देखिएगा, एक और क्वेश्चन आया था ध्वनि, ठीक है ना, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, आपको इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात हो रही है यहाँ पर ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो यह डॉप्सन यूनिट के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? जो डॉप्सन यूनिट रहती है ना, इसके द्वारा यहाँ पर ओजोन परत की जो मोटाई रहती है ना, उसको मापा जाता है। याद रखना दोस्तों यहाँ पर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो कलिंग पुरस्कार है ना, यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ही दिया जाता है। मतलब कि जो पर्यावरण जो भी इसका संरक्षण करेगा, उसको जो कलिंग पुरस्कार है प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है, या यूं कहें कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। ज्वरीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? यदि हम बात करें ज्वरीय ऊर्जा की, तो इसके लिए गुजरात जो है ना, वह सर्वोत्तम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? अभी हम लोगों ने बात की ज्वरीय ऊर्जा के लिए, तो उसके लिए गुजरात है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा के लिए कौन सा है? देखिए, ज्वरीय ऊर्जा का कौन सा है? गुजरात है। ठीक है ना, याद हो गया। अब बात करेंगे पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए कौन सा राज्य जो है ना सर्वोत्तम है? तो वह राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। आगे देखेंगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात हो रही है, तो यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? यदि हम बात करें जैविक मरुस्थल की, तो यह दामोदर नदी को दोस्तों जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाता है? जो ईंधन रहता है उसकी दोस्तों शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, तो दोस्तों बताइएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो यह सन 1972 में बनाया गया था। नीरी संस्थान कहाँ पर स्थित है? या यूँ कहें दोस्तों, नेरी या नीरी, ये जो संस्थान है ना, ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। याद रखना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FCI कहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान, यदि वन प्रबंधन की बात होती तो यह कहाँ पर स्थित होता, यह भोपाल में होता, मध्य प्रदेश की राजधानी। लेकिन यहाँ पर भारतीय वन अनुसंधान की बात हो रही है FCI की, तो यह देहरादून में स्थित है जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है ना। भारत स्टेज क्या है, तो दोस्तों भारत स्टेज जो है ना यह पर्यावरण प्रदूषण का एक मानक है। क्या, भारत स्टेज जो क्या है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण का मानक। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ है। दोस्तों जो गिद्ध है ना उनको यहाँ पर हम देख सकते हैं डिक्नोफिनाल। ठीक है ना। जो डिक्नोफिनाल है ना, इससे गिद्धों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खतरा हुआ है। कैसे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं यदि उनको कोई बीमारी लगती है तो उनको डिक्नोफिनाल जो दवा रहती है ना वह दी जाती है, तब वह मर जाते हैं तो उनको गिद्ध खाते हैं। तो दोस्तों इससे क्या रहता है, जो गिद्ध रहते हैं ना इनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो जाता है डिक्नोफिनाल से। आगे देखेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है। जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है ना यह कहाँ पर स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है ना उड़ीसा में है और यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो केवलादेवी जो नेशनल पार्क है या पक्षी विहार, या इसको दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा वायुमंडल की आर्द्रता की बात हो रही है, तो आर्द्रता की हम यदि बात करें तो दोस्तों जो वायुमंडल की आर्द्रता रहती है ना इसको हाइग्रोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। किसके माध्यम से, हाइग्रोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में ही कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है ना यह स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा, कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कई बार पूछा जा चुका है सीटेट एमपीटेट वगैरह में। आगे देखेंगे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों शांत घाटी। कौन सी घाटी, शांत घाटी जो है ना दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो कि कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। हम लोगों ने दोस्तों फूलों की घाटी की भी बात की थी, तो यहाँ पर हम बात करें तो फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ है, केरल में है। याद रखना वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो वन्य जीव सप्ताह है ना ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और अभी अक्टूबर चल रहा है, मतलब कि ये दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक यहाँ पर वन्य जीव सप्ताह जो है ना उसको मनाया जाएगा। ग्रीन हाउस फॉर्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों देखिएगा ग्रीन हाउस फॉर्मिंग वाला पहले राज्य की बात करें तो ये पंजाब है। कौन सा है दोस्तों, पंजाब है। और पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, भांगड़ा है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे और पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। याद रखना इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो जो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य है ना यह तमिलनाडु में स्थित है। एगमार्क क्या है दोस्तों, एगमार्क की बात करें तो एगमार्क खाद्य सुरक्षा अनुकूलन है। मतलब कि जो खाद्य सामग्रियां रहती हैं ना उनको दोस्तों यदि वह ठीक होती हैं, मानव समाज के लिए स्वस्थ होती हैं, मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक होती हैं, तो उनको एगमार्क का चिन्ह दिया जाता है। मतलब कि यह है खाद्य सुरक्षा वगैरह, मतलब खाद्य खाने पीने के माध्यम से दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अनुकूलन है, इनसे कोई भी हानि वगैरह नहीं होगी। आगे देखेंगे एक सींग वाला गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना यह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो यह गुजरात में है और यह सिंहों के लिए, एशियाई शेरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व बाघ दिवस है ना यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर कांजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो अब बात करें दोस्तों ये कहाँ पर है, असम में है। तो इसी प्रकार से मानस नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, IMP और दोस्तों स्टार बना लीजिएगा। ये असम में ही, मतलब कि दोस्तों जो बिहू जो है ना यह असम का प्रमुख लोक नृत्य है, जो कि फसल कटाई पर इसका दोस्तों आयोजन किया जाता है या गाया जाता है। सांबर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो सांबर झील जो है ना वह राजस्थान में स्थित है। जो बिहू लोक नृत्य है दोस्तों जो फसल कटाई पर किया जाता है। तो याद कर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सांबर झील कहाँ पर स्थित है। सांबर झील राजस्थान में स्थित है। पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। यदि हम बात करें पेरियर नेशनल पार्क की
तो यह केरल में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। अब दोस्तों सांबर झील जो है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन और रिलेटेड है दोस्तों राजस्थान से कि रणथंभौर, कौन सा? रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें, कठपुतली हो गया, सुईसनी हो गया, पनिहारी वगैरह हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ये सभी के सभी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और गणगौर जो है ना दोस्तों, यह राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा? गणगौर, या यूं कहें दोस्तों गंगौर वगैरह, तो यह राजस्थान का प्रमुख प्रसिद्ध त्यौहार है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हम लोगों ने दोस्तों ट्रिक के माध्यम से याद किया, 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों कुनो जो नेशनल पार्क है ना, जहाँ पर हाल ही में दोस्तों नामीबिया से, कहाँ से दोस्तों? नामीबिया से चीतों को लाया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गाइज हम लोगों ने टॉप 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और दोस्तों आपको आज की पर्यावरण की मैराथन क्लास कैसी लगी? जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो इसी प्रकार की मैराथन क्लासेस है ना हर सब्जेक्ट की, वह मिलती रहें। और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।